संविधान दिवस के मौके पर एक महारैली का आयोजन किया गया है सावित्री फुले की तरफ से और यहाँ पर अखिलेश यादव मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले हैं। हमारे साथ इस समय बीडी नकवी साहब हैं, न्यायाधीश रहे हैं और लंबे अरसे से जो सियासत है और जो हमारी कानून व्यवस्था है, जो संविधान है, उसको करीब से देखते आए हैं। नकवी साहब, न्यूज़ इंडिया पर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जी जी जी। नकवी साहब, आज जो संविधान दिवस के मौके पर यह आयोजन है, ये कहा जा रहा है कि हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा संविधान किस तरह से खतरे में है? देखिए, ऐसा है कि इस सरकार ने और हमने देखा कि हमारे प्रीएम्बल के अंदर तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारा प्रीएम्बल ही कहता है, वी वांट अ सेकुलर, सोशलिस्टिक एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जहाँ तक सेकुलरिज्म का सवाल है, तो हमने ये देखा कि सीए कानून बनाकर एक पर्टिकुलर मिनॉरिटीज़ को टारगेट किया गया कि ये अब सिटीजनशिप राइट खो देंगी। जहाँ तक हम सोशलिज्म की बात करें, तो हम ये देख रहे हैं, सोशलिज्म का मतलब है कि समाज में दौलत का बंटवारा, स्रोत का बंटवारा। हमने ये देखा कि एयरवेज, रेलवेज और पोर्ट सब अडानी को बेच दिए गए। इसका मतलब ये कि इस देश के अंदर इकोनॉमिक मोनोपोली होगी और कुछ लोग पैसे पर कब्जा कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें सोशलिज्म के खिलाफ हुई। जहाँ तक डेमोक्रेटिक बात हो, हमने ये देखा कि हमारे इंस्टीट्यूशन सीबीआई, ईडी वगैरह को हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए, इस मुल्क के रूलिंग पार्टी के अपोनेंट्स के लिए इस्तेमाल किया गया और इस हद तक बात पहुंची कि हमारी जुडिशरी के अंदर भी इंटरफेरेंस होने लगा। इस बात को हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें, अगर प्रेम्बल एक हमारे संविधान की रूह है, अब आप रूह से छेड़छाड़ करेंगे तो जिस्म तो बेजान हो जाएगा। जी, ये चीज जो आपने भी अभी कही कि अलग अलग मौकों पर, अलग अलग सरकारों के दौर में हमने देखा है कि जो एजेंसीज हैं जिनका आपने जिक्र किया, या हमारी जो न्याय व्यवस्था है, उसमें भी अलग अलग तरह से अलग अलग समय पर इस तरीके के मैनिपुलेशंस होते रहे हैं। सीबीआई के लिए तो एक बार पूर्ववर्ती सरकार में अदालत ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई तोता है। तो ये परंपरा सी बन गई है कि इंस्टीट्यूशंस को धराशायी करने या उन पे पिन मारने का काम हर दौर की सरकार करती रही है। आप खुद व्यवस्था से जुड़े रहे हैं, तो ये जब व्यवस्था के अंदर रहकर चीजें नहीं हो पा रही हैं और फिर जो व्यवस्था में पहुंचते हैं वही व्यवस्था बिगाड़ते हैं, तो ये सुधरेगा कैसे? देखिए, ऐसा है कि आपकी बात किसी हद तक तो सही हो सकती है, लेकिन हमने देखा कि मनमोहन जी की सरकार में काजी मोदी जेल में गई और उनके एलआई मिनिस्टर जेल में गया। जेल में गए ना, दे सफर्ड वट एवर रॉन्ग दे डिड। अगर रॉन्ग किए भी या नहीं किए, वो जेल गए। तो जो लेवल है हमने देखिए, मैं आपको अर्नब की बेल किस कानून से, किस रूल से हुई, हम जज रहे। हमने ये पढ़ा कि जब तक लोअर कोर्ट से बेल रिजेक्ट ना हो जाए, जब तक हायर कोर्ट सुनेगा नहीं, सुपीरियर कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है अपने जूनियर कोर्ट को कि भाई आप इस बिल का डिस्पोजल करें। लेकिन उसके हियरिंग से पहले अर्नब गोस्वामी को बेल हो जाती है। इससे सवाल उठते हैं। अब जाहिर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है, तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? जनता देख रही है, वो गलत हुआ है सही हुआ, ये जनता फैसला करेगी। जनता सबसे बड़ी अदालत है हमारे संविधान में, हमारे देश में। नकवी साहब, एक चीज और है, चूंकि आपने सीए एनआरसी का भी जिक्र किया, जो कानून बना है, जिस तरीके से उसको सामने रखा गया है, मतलब हम लोग भी पत्रकार हैं, दो चीजें मोटी मोटी लगती हैं। देखिए, बांग्लादेश की घुसपैठ है, किसी को दो राय नहीं है। म्यांमार से घुसपैठ हुई है, किसी को दो राय नहीं है। हमारे यहाँ बौद्ध भी शरण लिए हुए हैं अलग अलग तरीके से। इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर, यानी हिंदुओं के ऊपर तरह तरह के अत्याचार होते हैं। हमारे देश में उसकी तरफ से आवाज उठती नहीं है। नकवी साहब, इससे इनकार नहीं है, उस तरह से मीडिया भी कवर नहीं करता। तो सवाल ये है कि ये जो एक इम्बैलेंस है, जब मतलब मुस्लिमों के साथ खासतौर पर कौम का नाम लेकर के कि कौम खतरे में आ गई, ये हवा दिखा करके भी बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है। चूंकि आप न्यायाधीश रहे हैं, इसलिए मैं सवाल पूरी मुखरता से आपके सामने रख रहा हूं और ये चाहूंगा कि आप जरा कौम के एंड पे भी और इस देश के एंड पे और साथ साथ जो दूसरे देशों में अल्पसंख्यक हैं, यानी हिंदू या जैन हैं या पारसी हैं, उनके लिए आपके किस तरीके से विचार हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा है, हमारा देश सेकुलर कंट्री है। हमारे पड़ोस में जो देश हैं वो उस तरह सेकुलर नहीं है। एक बात तो हमें मान लेनी चाहिए।
जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, आपने कहा बांग्लादेशी, ये बात मैं मानता हूँ कि बांग्लादेश से घुसपैठ हुई। उसका तरीका ये है कि आपने ट्रिब्यूनल बनाया, आप बांग्लादेश सरकार को के एजेंट को बैठा लिए, उठा के इन लोगों को डिपोर्ट कर दीजिए, किसी को कोई एतराज़ नहीं, या तो वो बांग्लादेशी है या इंडियन है, लेकिन उसको यहाँ सेलुलर उसमें डाल देना, जेलों में डाल देना, सरकार वो ले नहीं रही है। ये बताइए कहाँ जाएगा? दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर लाखों ऐसे लोग हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स कहलाते हैं, अमेरिका वाले जेल में नहीं डालते, उठा के डिपोर्ट कर देते हैं। अभी हमारे हिंदुस्तान में आए 100-200 लोग आए, हवाई जहाज सब रखकर कि उनको भेजा गया। तो उसका एक तरीका है। हमारी दुनिया सिमट गई है, दुनिया एक 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 एक, एक फैमिली बन गई है। अब हमें ये देखना है, एक आदमी अगर हिंदुस्तान में गलत आ गया, उसे डिपोर्ट कर दीजिए। अमेरिका में कोई इलीगल इमिग्रेंट है, उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये है कि हमें एक वाइडर विजन, हमने देखा सीरिया से लोग निकले, एक्सोडस हुआ, तो जर्मनी ने जगह दी, फ्रांस ने जगह दी, यूरोप ने जगह दी। तो एक इंसानियत का भी तो वैल्यू हमें करना पड़ेगी ना। हमें रिलीजियस और कास्ट प्रिजुडिस से आज़ादी चाहिए, हमें मज़हब से आज़ादी चाहिए। मैं ये बात कहना चाहूँगा आपके टीवी चैनल से, मज़हब की आज़ादी नहीं, हमें मज़हब से आज़ादी चाहिए। ये हमें कोविड ने बताया कि मज़हब का रोल हमारी ज़िंदगी में कितना होना चाहिए। तो जहाँ तक दुनिया में हो रहा है या अफगानिस्तान में हो रहा है, वहाँ की कंडीशन डिफरेंट है। अमेरिका 20 साल से वहाँ पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ एक कौम उभरी, तालिबान जिसको अमेरिका ने खुद बनाया था, उन तालिबान ने उन्हें बाहर कर दिया। इसमें हमारे लिए कोई रेलेवेंस नहीं है उनका। हम उस सिस्टम के खिलाफ हैं, चाहे वो तालिबान हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर कोई भी सिस्टम हो। हम हमेशा डेमोक्रेसी के अलमबरदार हैं, यही हमारी देश की विशेषता है और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन नकवी साहब, जितनी मुखरता से आपने ये बात कही कि हमें मजहब से आज़ादी चाहिए, मैं समझता हूँ कि अगर 2-4-10 लोग भी कौम के कट्टर खड़े होते मुस्लिम तबके के, तो वो कहते कि नहीं साहब, ये दोनों लोग काफिर हैं, एक पूछ रहा है दूसरा बता रहा है। इसको कैसे दूर करेंगे? क्योंकि ये देखिए, यहीं से कट्टरता शुरू होती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बेसिक पॉइंट पकड़ा। मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूँ कि किसी को काफिर कहा जाए। इस हिंदुस्तान के अंदर मैं आपसे जो बात कहने जा रहा हूँ, इस अवाम को, एक कौम संस्कृत में इबादत करती है, एक कौम अरबी में इबादत करती है। अरबी ना मुसलमान समझता है, संस्कृत ना हिंदू समझता है। ये जो बैरियर है लैंग्वेज का, इसको हमें गिराना होगा। इस लैंग्वेज बैरियर को हमें गिराना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान सब खुदा परस्त हैं, सब भगवान की पूजा करते हैं, चाहे वो मंदिर में जाकर करें, मस्जिद में जाकर करें। ज़बानें फ़र्क है, इसलिए वो समझते हैं हम सही हैं, दूसरा गलत है। ये सोच बदलनी चाहिए कि जो दोनों सही हो सकते हैं या दोनों गलत हो सकते हैं। तो ये है कि ये जो परेशानी है हमारी, इसको हम दूर कैसे करेंगे? हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को उठ खड़ा होना होगा और सच्चाई से बात करनी होगी, ये बगैर सोचे कि लोग मुझे क्या कहेंगे। तो मैं बहुत सच्चाई से आपसे बात कर रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की समाज इस बात पर गौर करेगा। एक मेरा और सवाल है, चूंकि आज संविधान दिवस है, जब हमारी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उस समय पे उन्होंने जो सेक्युलर शब्द है, इसको प्रियम्बल में जोड़ा था। मूल प्रियम्बल जो है उसमें ये सेक्युलर शब्द है नहीं। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जब मूल भावना की बात होती है, तो इस शब्द को भी हम संविधान में कितना मूल माने, और साथ साथ जो हमारे संविधान निर्माता यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के समय पे जो तैयार हुआ था, क्या उनसे आप ये मानेंगे कि चूक हुई थी जो सेक्युलर शब्द नहीं जोड़ा था? देखिए, मेरा ये कहना कि उनसे चूक हुई थी, ये तो गैर मुनासिब होगा, क्योंकि मेरी वो हैसियत नहीं है जो मैं अपने पूर्वजों को, अपने बुजुर्गों की कमी तलाश करूं। वो एक एडिशन हो गया, बात क्लैरिटी हो गई। जब संविधान में मिनॉरिटीज़ को हक मिल गए, आर्टिकल 29-30, जब संविधान में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन हो गया, जब हिंदुस्तान में हर मजहब के मानने वालों को इबादत की आज़ादी हो गई, तो यही तो सेकुलरिज्म है। और क्या सेकुलरिज्म होगा? सेकुलरिज्म के डेफिनेशन लोग अलग अलग तरह से देते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपस में एक दूसरे के रीजन को रेस्पेक्ट ही सेकुलरिज्म है। अगर आई रेस्पेक्ट हिंदुइज्म, आई रेस्पेक्ट सिखिज्म, देन इट इज सेकुलरिज्म, दैट इज ऑल। एक चीज, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से न्यायपालिका को लेकर, देखिए बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, बहुत सारे और वहाँ पे मसले हैं न्यायपालिका के अपने,
मुझे ये लगता है कई बार मैं एज ए पत्रकार महसूस करता हूं कि जो अदालत का काम है उससे इतर जाकर के वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी दखल देती है। कई बार सीजीआई साहब अलग अलग मौकों पर इस तरीके की चीजों को पॉइंट आउट कर चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारी सरकारें हैं वो इतनी अक्षम हैं हर दौर में कि उसमें अदालतों को एडमिनिस्ट्रेटिव भूमिका निभानी पड़ती है, कई तरीके के ऑर्डर्स देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये स्थितियां बनती हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में, विधायिका में और न्यायपालिका में टकराव बनता है? देखिए, ऐसा है कि हमारी ये दो थ्योरीज हैं, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर और दूसरी थ्योरी चेक्स एंड बैलेंसेस। हमें सेपरेशन भी है, लेकिन एक दूसरे आर्गन एक दूसरे कंट्रोल भी करते हैं। मैं जो बात संविधान की कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग मजहब के मानने वाले, कोई बाइबल मानता है, कोई गीता मानता है, कोई कुरान मानता है। संविधान एक ऐसी किताब है जो सब पर लागू है और सबके लिए पायस है, जो सबको जोड़ती है। इसलिए संविधान की अहमियत किसी भी धार्मिक ग्रंथ से ज़्यादा है मेरी नज़र में, क्योंकि इससे ही हमें ताकत मिलती है, इससे ही हमारी ड्यूटी तय होती है, इससे ही हमारा सारा निज़ाम चलता है। इसलिए संविधान की हैसियत अपनी जगह है। बहुत शुक्रिया नकवी साहब हमारे साथ चर्चा के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नकवी साहब ने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी है। आप कुरान पढ़ें, आप गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, जो भी पढ़ें, लेकिन साथ साथ संविधान भी पढ़ें और इस बात को भी जरूर तौलने की कोशिश करें कि हमारे संविधान में जो बातें कही गई हैं उसमें कहाँ हमारी तरफ से चूक हो रही है, क्योंकि उसमें अगर अधिकार हैं तो ड्यूटीज भी बताई गई हैं। इसलिए संविधान दिवस के मौके पर यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने आराध्यों में संविधान की उस किताब को भी शामिल करें, दरअसल जिससे हमें एक नागरिक, एक देशवासी और एक इंसान होने का हक मिला हुआ है, एक परिभाषा मिली हुई है।